कैसे देखा जाए, यहाँ से हरियाणा से अब होते हुए महाराष्ट्र की ओर जब बढ़ते हैं और लेकिन उससे पहले जो गेम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई असर आपको नजर आ रहा है कि देश की सियासत पे भी पड़ने जा रहा है? एनकाउंटर। ये राजीव जी, उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है वो कानून का माहौल है। एक सभ्य समाज में पुलिस अगर एनकाउंटर को ही न्याय मानने लगे और समाज भी धीरे धीरे इसी तरह से न्याय होते हुए देखना चाहे, उसकी अपेक्षाएं, उसकी आकांक्षाएं सिर्फ ये हों एक वर्ग विशेष, एक संप्रदाय विशेष के लोगों के खिलाफ उनके घरों को बुलडोजर से ढहाना हो या लोगों को गोली मार देना हो, अगर समाज इस चरम पर पहुंच जाएगा तो आने वाले दिनों में एक बड़ी अराजकता का संकेत भी है। हम पुलिस की कहानियां खूब पढ़ते सुनते हैं मध्य प्रदेश में, खासतौर से मैं चंबल का हूं, हमने दस्य समस्या के चरम दौर में एनकाउंटर्स को देखा है। कितने एनकाउंटर असली होते थे और कितने प्रायोजित, कितने मामलों में डकैतों को पहले से पकड़ कर रखा जाता था और बाद में एनकाउंटर दिखाए जाते। लेकिन तब से अब तक समाज बहुत बदल चुका है। अब पारदर्शिता बहुत आ चुकी है, सूचना के माध्यम इतने सारे, 60-70 के दशक के एनकाउंटर या 80 के दशक के एनकाउंटर की तुलना आज के दौर से नहीं की जा सकती। और हर बार एक ही घिसी पिटी कहानी, मुलजिमों को पकड़ा, भागने की कोशिश की, गोली मार। अब आज का जो एनकाउंटर बताया जा रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं इतना बड़ा मुद्दा जिसमें दंगा हो गया है, उसके आरोपी पुलिस में पकड़ आने के बाद पुलिस का जो बयान है, पुलिस कह रही है कि उन्होंने भागने की कोशिश की और गोली चलाई पुलिस के ऊपर। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था उसके बाद हथियार उनके पास कैसे बच रहे? ये कई सवाल हैं। धीरे धीरे समाज सब देख रहा है, लेकिन समाज का जो बहुसंख्यक तबका है वो इन चीजों पर ताली बजा रहा है। ये बहुत खतरनाक संकेत। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक रिश्ता दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारियों के साथ आपसी खींचतान का भी है। हम सब जानते हैं, हमारा कई बार इस पर विमर्श कर चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी और अमित शाह फूटी आंख नहीं सुहाते। वे उनकी भविष्य की राजनीति का रोड़ा है, ऐसा महसूस करते हैं मोदी और शाह। इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसके राजनीतिक निहितार्थ भी है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था का प्रश्न है। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव तो है ही, 10 सीटों पर होना था, जिनमें से मिल्कीपुर हिम्मत नहीं पड़ी उनका चुनाव कराने की। उपचुनाव से पहले और भविष्य के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशें हो रही और उत्तर प्रदेश का संदेश महाराष्ट्र, झारखंड या देश भर में जब जब जो चुनाव होगा उसके लिए देने की कोशिश होती है। बीजेपी अब ये जान चुकी है कि उसके पास धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सिवा कोई रास्ता नहीं। इसलिए जब वो हरियाणा की जैसे तैसे मिली जीत को, जिसमें तमाम संदेह हैं, तमाम वोटों की गिनती से लेकर मतगणना के दिन जो कुछ हुआ उस सबको लेकर तमाम संदेह है, फिर भी आज जिस तरह का शो किया गया वो एक तरह से अपने आत्मविश्वास को दोबारा हासिल करने की कोशिश है। क्योंकि हरियाणा अगर बीजेपी चुनाव हार जाती तो नरेंद्र मोदी के ब्रांड पर बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब हरियाणा के जरिए वे महाराष्ट्र और झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपना हौसला बता और जता रहे कि नरेंद्र मोदी को का कुछ नहीं बिगड़ा है। वे जैसे 4 जून से पहले थे वैसे ही अब भी हैं। बीजेपी अब भी चुनाव जीतने की मशीन है और महाराष्ट्र भी जीत ले। अभी से उस तरह के बयान उनके आना शुरू हो गए। लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं। जिस तरह आज उनकी महायुति का एक सहयोगी दल है, उसने तो अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी कि वो अपनी दम पर अकेले चुनाव लड़ेगा। बीजेपी के गठबंधन को छोड़ दिया है उसने। सीटों के बंटवारे को लेकर जिस तरह शिवसेना, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, बीजेपी खुद उलझे हुए हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, शरद पवार जो भी बयान दे रहे हैं, जो उनका तालमेल है, उसमें अंतर साफ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए
शिवसेना एकनाथ शिंदे के लिए, अजित पवार के लिए कठिन होने जा जी। महाराष्ट्र की बात अब थोड़ी सी करना चाहूँगा, और अलग अलग एरिया है महाराष्ट्र के, अलग अलग हिस्सों को आप देखिए, और राहुल लाल जी तो पूरा घूम के आए हैं। जरा अगर हरियाणा से उसकी तुलना की जाए, सीटों की बात कुछ छोड़ देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा में जो रिजल्ट आया उसका कितना असर आप देखते हैं कि यहाँ विपक्ष पे और सत्ता पक्ष पे? सत्ता पक्ष जरूर अब तीसरी बार हैट्रिक के बाद वहाँ जा रहा है तो उसके हौसले बुलंद होंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखा जाए तो ये जो मुद्दे थे हरियाणा के और जो मुद्दे होंगे वहाँ महाराष्ट्र के, दोनों अलग अलग होंगे कमोबेश, असर पड़ते हुए देखते हैं क्या आप? जी, महाराष्ट्र की बात चल रही है तो पहले एक सूचना साझा करते हैं जी। समीर वानखेड़े का नाम आप सबको याद होगा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी जिन्होंने आर्यन खान को जेल भेजा था। बाद में भी वो एंटीलिया के मामले में संदेह के घेरे में आए थे। समीर वानखेड़े ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर दी है और शायद वे धारावी से प्रत्याशी भी होंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार इस वक्त वहां चल रही है, जो पार्टियां सरकार में शामिल हैं, उन तीनों पार्टियों में से जिस पार्टी का व्यक्ति मुख्यमंत्री है वो समीर वानखेड़े जैसे व्यक्ति को, जो जेल जा चुका है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसका पूरा कामकाज तमाम गंभीर आरोपों के घेरे में रहा है, उससे लाकर धारावी से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। जहां तक प्रश्न हरियाणा के प्रभाव का है, हरियाणा और महाराष्ट्र में जो बेसिक फर्क है, जो मूल अंतर है, वो ये है कि हरियाणा तो सीधे सीधे दो पार्टियों के बीच के संघर्ष का मामला था, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, क्या नतीजों को उसका असर हुआ, वो सब आंकड़ेबाजी की बात है, लेकिन मूलतः हरियाणा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की ही रणभूमि थी। महाराष्ट्र इस मामले में अंतर रखता है कि वहां तीन तीन पार्टियों वाले जो गठबंधन है वे आमने सामने हो। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हरियाणा की जीत के बाद बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ होगा। कांग्रेस इस मामले में महाराष्ट्र में जब सीटों के बंटवारे की टेबल पर बैठेगी तो वैसा उसका आत्मविश्वास नहीं होगा जो 8 अक्टूबर से पहले बना हुआ था, जो टेम्पो बना हुआ था 4 जून के बाद, उसको थोड़ा सा झटका लगा है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की समझ शिवसेना, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच है, वैसी समझ इस वक्त महायुति के तीनों दलों में नहीं दिखाई दे रही, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार के बीच। तो एक तो पहला चरण जो है वो दोनों गठबंधनों के सामने ये है कि अपने अपने तीन दल जो है वे सीटों का बंटवारा कैसे कर पाते हैं, उसमें कोई रार तकरार लंबी ना चल जाए, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। हर दिन हर घंटा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस और शिवसेना दावा कर रहे हैं कि उनके बीच तो साझेदारी लगभग तय हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार में बैठी तीनों पार्टियों के बीच अभी रस्साकशी चल रही है, सब अपने अपने हिस्से में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। स्वाभाविक है जो इस वक्त सत्ता में है उसके अंदर ज्यादा संघर्ष होगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे फिर सरकार बना सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें चलते चलते ये चीज जरूर जोड़ना चाहूंगा राजीव कि देखिए महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, मतदान की तारीखें घोषित हो, हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनका आप अभी जिक्र कर रहे थे, देश के प्रधान न्यायाधीश, वे देश से पूछ रहे थे इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा। इतिहास जब भी उनका आकलन करेगा तो महाराष्ट्र का वो विषय भी उनके नाम दर्ज होगा जिसमें उनकी अदालत ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने, महाराष्ट्र में इस वक्त चल रही सरकार को असंवैधानिक करार दिया था और वो सरकार पूरी चलती रही। शिवसेना की कौन सा धड़ा उसका असली है, इसका फैसला आज तक नहीं हो पाया। विधानसभा के अध्यक्ष का निर्णय सही है गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत कह चुका था, फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसका पालन आज तक नहीं हो सका, विधानसभा अध्यक्ष ने उसे ठंडे बस्ते में रखा। तो महाराष्ट्र का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंद्रचूड़ साहब का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, तो महाराष्ट्र को इस रूप में जरूर लिखा जाएगा
कि वहां एक असंवैधानिक सरकार इतने लंबे समय तक चलती रही और चुनाव आ गए। अब चुनाव के बाद जनता तय करेगी कि उसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जरूरत थी या वो अपना फैसला सुनाएगी और उसे चुनेगी जिसे गलत तरीके से सत्ता से बाहर किया। ये जनता के ऊपर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा का प्रभाव बहुत ज्यादा मतदाता के ऊपर सीधे नहीं होगा। पार्टियों का आत्मविश्वास स्वाभाविक है कम ज्यादा रहेगा ही। परिणाम से हरियाणा का परिणाम बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन महाराष्ट्र की परिस्थितियां, जमीनी हकीकत हरियाणा से बिल्कुल अलग है और बीजेपी के सामने